हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास्टर स्टडी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश की इस शानदार ग्रामर क्लास में। और इस ग्रामर कोर्स का नाम है ऑल इन वन, मतलब सभी कोर्सेज के लिए एक कोर्स। आज का टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट, इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों? क्योंकि इसका नाम है टेंस। जी हाँ दोस्तों, आज हम टेंस पढ़ने वाले हैं, टेंस एंड टाइम। टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता है। आप जब से इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो जब इंग्लिश की बात होती है तो एक वर्ड का जरूर जिक्र होता है, एंड दैट इज टेंस। सो टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, टेंसेस कैसे पढ़ना है, टेंसेस की हेल्पिंग ऑफ क्या होती है, एग्जाम में टेंसेस के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आई एम गोना डिस्कस एवरीथिंग। सो दैट इज वाई बी रेडी, जस्ट टेक योर पेन एंड अ कॉपी इफ पॉसिबल। अदरवाइज इस क्लास को देखें, सारे नोट्स आपको मास्टर स्टडी ऐप पर मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक मास्टर स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मैंने पिन कर दी है आपके लिंक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात, इस टॉपिक को शुरू करूं तो कुछ बेसिक बातें टेंसेस के बारे में जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन खड़ा होता है कि भाई ये टेंस है क्या, है ना। पहला क्वेश्चन क्या दिमाग में आता है कि सर ये टेंस क्या है। तो लोगों के दिमाग में बहुत सारी डेफिनेशंस आती है, बट वी विल गो इन अ वेरी सिंपल वे। टेंस का सिर्फ एक ही मतलब होता है, दैट इज टाइम। क्या होता है? टेंस का मतलब एक ही होता है कि टाइम होता है। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट टेल्स अबाउट टाइम ऑफ एक्शन। देखो, दो चीजों के बारे में बताता है। इट टेल्स अबाउट टाइम ऑफ एक्शन एंड स्टेट ऑफ एक्शन। स्टेट ऑफ एक्शन, देखो मैंने अलग अलग कलर का इस्तेमाल करके आपको बेहतर समझाने की कोशिश की। टेंस हमेशा दो चीजें बताता है। एक तो टाइम बताता है कि कोई एक्शन यानी क्रिया, जैसे जाना, पीना, खाना, लड़ना, झगड़ना। तो जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम वर्क करते हैं, वो वर्क का टाइमिंग क्या है, प्रेजेंट में है, पास्ट में कि फ्यूचर में। और दूसरा, उसकी स्थिति क्या है, ये स्थिति हमें अंदर ले जाती है। जो टेंस के टाइम होते हैं ना, वो तीन प्रकार के टाइम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जो ये बताते हैं कि क्रिया का टाइम क्या है, लेकिन क्रिया किस स्थिति में हुई। स्टेट का मतलब होता है स्थिति, इसका मतलब क्या होता है, स्थिति। तो स्थिति बताने का काम भी क्या करता है, टेंस करता है। तो टेंस यानी क्या होता है दोस्तों, टाइम। टाइम कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। और स्थितियां कितनी होती, चार। तो इन दोनों वर्ड के बेसिस पर आपको यह समझना पड़ेगा कि जो टेंस होते हैं ना, इस चार्ट को यहां पर समझिए, जो टेंस होते हैं ना दोस्तों, वो टाइम बताते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि वो कितने प्रकार के टाइम बताते हैं, तो वो तीन प्रकार के टाइम बताते हैं। देखिए कौन कौन से तीन प्रकार के टाइम है, तो मैं आपको बता देता हूं। एक आपका टाइम है प्रेजेंट टेंस, एक आपका टाइम है पास्ट, और एक आपका टाइम है फ्यूचर। तो यहां पर इस डेफिनेशन से हम क्या निकाल रहे हैं, ये क्लास बहुत शानदार होने वाली है। आगे जाके आपको देखो, हम जो टेंसेस पढ़ने वाले हैं ना, ये स्पोकन के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ने वाले। स्पोकन में हम क्या, किस पर फोकस करते हैं, ट्रांसलेशन पर फोकस करते हैं कि भाई राम स्कूल जाता है, राहुल खाना खाता है, रहीम क्रिकेट खेलता है। ये ऐसा नहीं पढ़ने वाले। यहां पर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो हमारी परीक्षा होती है, उस परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें ग्रामर को पढ़ना पड़ेगा ताकि चीजें आसान हो जाए। इसीलिए यहां पर मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, टेंसेस को टाइम कहा जाता है। इट टेल्स अबाउट टाइम ऑफ एक्शन एंड स्टेट ऑफ एक्शन, मतलब जो टेंस होता है वो क्रिया के बारे में बताता है कि क्रिया कब हुई और उस किस स्थिति में हुई। अब टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और जो स्टेट होती है, ये तीनों की स्टेट की अगर हम बात करें, स्टेट यानी ये जो मैं स्टेट की बात कर रहा हूं ना, ये वाला, तो तीनों जो होती है, तीनों की तीन स्थितियां होती है। क्या होती है, तीन स्थितियां। वो तीन स्थितियां क्या क्या हो सकती है, तो उनको यहां पर चार भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में, चार भागों में डिवाइड किया है। कि क्रिया के होने का टाइम तो तीन प्रकार का होता है, लेकिन क्रिया के होने की स्थिति, स्टेट, और चार प्रकार की होती है। तो पहली स्थिति को अंग्रेजी में क्या नाम दिया गया, तो पहली स्थिति को अंग्रेजी में नाम दिया गया इंडेफिनेट। बात को समझना, पहली स्थिति को नाम क्या दिया गया, इंडेफिनेट। कि जब कोई क्रिया प्रेजेंट में अगर हो रही है तो प्रेजेंट का इंडेफिनेट हो सकता है, अगर कोई पास्ट में हो रही है तो पास्ट का भी इंडेफिनेट हो सकता है, अगर कोई फ्यूचर में हो रही तो फ्यूचर का भी इंडेफिनेट हो सकता है। तो दूसरी होती है कॉन्टिन्यूअस, क्या होती है, एक्शन की स्थिति कॉन्टिन्यूअस की, कोई काम हो रहा है। और तीसरी होती है परफेक्ट, और चौथी होती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट हमने शॉर्ट में लिखा और कॉन्टिन्यूअस हमने शॉर्ट में लिखा। तो दिस इज द बेस्ट चार्ट
एवर डिस्क्राइब्ड। ये चार्ट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट वैसे ऐप पर तो अलाउ नहीं है, मास्टरडी ऐप पर अलाउ नहीं है, लेकिन आप यहां पर यूट्यूब पर स्क्रीनशॉट लेके इस चार्ट को अपनी कॉपी में बना सकते हैं, जो आपको एक पूरा डिटेल्ड व्यू देगा। अब हमें समझना पड़ेगा ये जो चारों पार्ट होते हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चारों पार्ट, ये चारों स्थितियां प्रेजेंट में निर्मित हो सकती है, ये चारों स्थितियां पास्ट में निर्मित हो सकती है, ये चारों स्थितियां फ्यूचर में निर्मित हो सकती है। चलिए कंक्लूड करता हूं। टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि टाइम 3 प्रकार का होता है, चौथा कोई टाइम नहीं होता है, इसलिए चौथा टाइप बनाया नहीं। मन में आपके क्वेश्चन तो आया होगा कि सर टेंस 3 प्रकार के क्यों? तो इसलिए बेटा, क्योंकि कोई भी एक्शन, कोई भी वर्ब, कोई भी क्रिया सिर्फ 3 प्रकार की हो सकती है, या तो अभी, या हुई, या होगी। चौथा कोई टाइम होता नहीं है, इसलिए चौथी कोई क्रिया हो नहीं सकती। तो टेंस क्या करता है, किसी क्रिया, किसी कार्य के होने का टाइम बताता है, जो कि 3 प्रकार का हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और प्रेजेंट के भी 4 टाइप्स होते हैं, क्योंकि वहां पर 4 प्रकार से क्रिया हो सकती है। प्रेजेंट में क्रिया का रूप 4 हो सकते हैं। कैसे? कोई काम होता है, कोई काम हो रहा है, कोई काम हो चुका है, कोई काम 2 दिन से हो रहा है। ये 4 प्रकार हो सकते हैं, और यही के यही 4 प्रकार पास्ट में भी हो सकते हैं और यही फ्यूचर में भी हो सकते हैं। इसलिए ये चारों के चारों नाम प्रेजेंट में भी सेम होते हैं, पास्ट में भी सेम होते हैं, फ्यूचर में भी सेम होते हैं, लेकिन इनकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग टेंसेस में। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स अलग होगी, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स अलग होगी, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब्स अलग होगी। हेल्पिंग वर्ब अलग क्यों बनाई? इसलिए कि प्रेजेंट की हेल्प, प्रेजेंट का भी इंडेफिनेट है और पास्ट का भी इंडेफिनेट है। अगर दोनों का इंडेफिनेट अगर सेम नाम है, तो पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट का इंडेफिनेट है कि पास्ट का इंडेफिनेट है? इसके लिए हेल्पिंग वर्ब का निर्माण हुआ। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो, जैसे मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा है ना, ये इंडेफिनेट, मैंने एक वर्ड लिखा, ठीक है। अब मैंने वर्ड लिखा, तो मुझे बताओ कि कौन सा ये टेंस है। कैन यू आइडेंटिफाई? तो बोलोगे नहीं सर, लेकिन अगर मैं इसके नीचे लिख दूं कि डू डज, तो अब आपको दिमाग में आ गया कि सर ये प्रेजेंट का इंडेफिनेट है। जबकि यहां पर अगर मैं लिख दूं इंडेफिनेट, और इसके नीचे अगर मैं लिखूं, इस इंडेफिनेट के नीचे डिड, तो दिमाग में क्या आएगा? तो दिमाग में आएगा पास्ट इंडेफिनेट। तो आपने अंततः कैसे टेंसेस को पहचाना? उनकी हेल्पिंग वर्ब्स के माध्यम से। तो कंक्लूजन ये निकल रहा है कि टेंसेस को उनकी हेल्पिंग वर्ब्स के माध्यम से पहचाना जाता है। तो एग्जाम में हमें ध्यान रखना है कि कौन से टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। समझ में आया? अब हेल्पिंग वर्ब को याद करने के लिए हम एक चार्ट बनाएंगे। क्या करेंगे? एक चार्ट बना देंगे। चलिए चार्ट बनाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं टेंस चार्ट। क्या बोलते हैं? टेंस चार्ट। अब टेंस चार्ट बनाएंगे तो हम आराम से बनाएंगे, जल्दीबाजी नहीं करना है। देखो, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो जल्दीबाजी मत करिए, डोंट बी इन सो हरी, क्योंकि रीजन ये है कि चीजों को आराम से समझना, क्लैरिफाई समझना। मैं बहुत ज्यादा लंबा स्ट्रेच नहीं करूंगा, लेकिन सिस्टमेटिक पढ़ाऊंगा। अच्छे से नोट्स बनाइए। वैसे सारे नोट्स मास्टरडी ऐप पर ऑलरेडी अवेलेबल है, जाइए कोर्स को ज्वाइन करिए, वहां पर नोट्स, टेस्ट, प्रैक्टिस शीट्स, गाइडेंस सब कुछ आपको मिलेगा। और जब तक आपकी एग्जाम नहीं होती तब तक हम आपके साथ खड़े रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां पर देखिए, टेंस जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस हम 3 प्रकार के होते हैं। तो उन टेंसेस को हम कॉमन ले लेंगे यहां पर। तो हमने यहां पे कॉमन ले लिया, ठीक है। तो आपका ये तो टेंसेस के नाम हो जाएंगे, ये प्रेजेंट टेंस और ये पास्ट टेंस, ठीक है। ये आपके टेंसेस के नाम हो गए। इनको भी इधर पैक कर देते हैं। अब चूंकि प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं, तो 4 बॉक्सेस हमने और बना लिए। ये बॉक्सेस हमें हेल्प करेंगे टेंसेस को आइडेंटिफाई करने में। ये हो गया, इसको हमने इरेज करके क्लेरिफाई कर लिया, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट पहला टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट होता है, तो हमने प्रेजेंट को यहां लिखा। दूसरा टेंस कौन सा होता है? पास्ट होता है। और तीसरा कौन सा होता है? फ्यूचर होता है, ठीक है। अब प्रत्येक टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, तो हम कॉमन निकाल लेते हैं। हमने यहां पे कॉमन निकाल लिया। पहला टेंस होता है इंडेफिनिट, इसे सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। दूसरा टेंस होता है आपका कॉन्टिन्यूअस, तो हम यहां पे लिख देंगे कॉन्टिन्यूअस। और तीसरा टेंस होता है आपका परफेक्ट, और चौथा टेंस होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यहां पर देखिए, अब आगे आ जाते हैं। अब हमें बारी आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब्स की। तो अब हमें यह देखना है दोस्तों, अब याद क्या करना है? याद ये करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है।
पास्ट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और फ्यूचर इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, क्योंकि इंडेफिनेट तो कॉमन वर्ड है, तो हम यहां पर पहले इसकी लिखते हैं, सारी प्रेजेंट की हेल्पिंग लिखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज हैव है। और प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये हैज हैव वैसे की वैसी रहती है, और साथ में यहां पर क्या लग जाता है, बीन लग जाता है। तो ये प्रेजेंट की हो गई। अगर आपको पूछे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट तो बोलो डू डज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो बोलो इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट तो बोलो क्या बोलोगे, हैज हैव, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैज हैव बीन। तो डू डज, इज एम आर, हैज हैव बीन। अब पास्ट की चारों हेल्पिंग वर्ब्स हमें याद होनी चाहिए। तो हमने यहां पर देखा डिड, उसके बाद यहां पर हम लगाएंगे वॉज वर, ये प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट तो हमने हेड लगा दिया, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो हमने यहां पे हेड लगाया और प्लस में क्या लगा दिया, बीन लगा दिया। अब फ्यूचर में तो सभी टेंसेस में विल आता है, तो यहां पर हमने विल लगा दिया। शेल को अभी हम याद नहीं करेंगे, शेल को हटा देंगे, क्योंकि मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल ही आता है। तो विल बी, और यहां पर आ जाएगा आपका विल हैव, और यहां पर आ जाएगा आपका विल हैव वैसा का वैसा, और साथ में आप लगा देंगे बिन। ठीक है, तो क्या हो गया, ये आपके 4 पैटर्न हो गए। अब बारी आती है कि ये तो हमने याद कर लिए, आपको इस चार्ट को लर्न करना पड़ेगा। ईमानदारी से बताओ, कोई लॉजिक नहीं है, याद ही करना पड़ेगा कि क्या समझोगे इसमें, इसलिए लर्न करिए कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट में ये 4 हेल्पिंग वर्ब्स है, पास्ट में ये 4 हेल्पिंग वर्ब्स है, और फ्यूचर में ये 4 हेल्पिंग वर्ब्स है। अब इसके बाद हमें यह ध्यान रखना है कि कौन से टेंस में कौन सी मेन वर्ब आएगी, क्योंकि टेंसेस क्या सिखाते हैं आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कैसा क्वेश्चन आता है, वो कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। अभी चार्ट खत्म नहीं हुआ है, पहले एग्जांपल दे रहा हूं, क्वेश्चन कैसा आता है। जैसे क्वेश्चन ऐसा आ गया कि ही इज, वह मार्केट जा रहा है। अब यहां पर ऑप्शन ए में आ गया गो, ऑप्शन बी में आ गया वेंट, ऑप्शन सी में आ गया गॉन, और ऑप्शन डी में आ गया गोइंग। तो यहां पर आपको यही उसने पूछा है कि बताओ यहां पर हेल्पिंग वर्ब को, यहां पर कौन सी मेन वर्ब लगेगी ब्लैंक में। तो आप कैसे डिसाइड करोगे बताओ। तो आपके पास यहां पर हिंट दी हुई है कि सर इज लगा है, और जब इज लगता है इज एम आर तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, और कॉन्टिन्यूअस कोई सा भी हो हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, जिसे अंग्रेजी में आईएनजी फॉर्म भी कहा जाता है। तो इसमें आईएनजी लगा है, तो यहां पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, गोइंग होगा, ही इज गोइंग टू मार्केट, और राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। अल्टीमेटली टेंसेस आपको यही सिखाते हैं, टेंसेस में आपको यही सीखना है कि कौन सी मेन वर्ब कहां आएगी। तो आपको कैसे पता चला कि यहां गोइंग आएगा, आपने गो क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहां पर इज दिया हुआ था, और इज के साथ क्या लगता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो एक और क्वेश्चन मैं आपको यहां पर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे मैंने कहा कि वी डैश कंप्लीटेड आवर टास्क, हमने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है। इसके ऑप्शन है, अब यहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो यहां पर डू आएगा, यहां पर इज आएगा, यहां पर आर आएगा, यहां पर हैज आएगा, या यहां पर हैव आएगा। बताओ विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर बताइए। तो आप कब बता पाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, पता है, जब आपको टेंसेस का चार्ट याद होगा। क्यों, क्योंकि चार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि भाई जहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म कहां कहां आ सकता है, हैज हैव के साथ, हैड के साथ, और विल हैव के साथ। डू के साथ तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, आर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और हैव के साथ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। लेकिन जो हैज है ना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, तो यहां पर क्या लगेगा, हैव। तो ये हैव आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, हैव आपका राइट आंसर होगा। तो आपको क्वेश्चन में ब्लैंक मेन वर्ब की जगह पर भी आ सकता है, और आपको क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब की जगह पर भी आ सकता है। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब पूछे तो आपको मेन वर्ब का सहारा लेना है, अगर आपको मेन वर्ब पूछे तो आपको हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेना है। ठीक है, चलिए, तो अभी हमें क्या सीखना पड़ेगा, यहां पर सीखना पड़ेगा कॉम्बिनेशन। क्या है वो कॉम्बिनेशन,
कि भाई कौन सी मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी मेन वर्ब आएगी। तो जितनी भी ये जो इंडेफिनेट वाली वर्ब्स होती है ना, इंडेफिनेट वाली हेल्पिंग वर्ब्स, इनके साथ मेन वर्ब का हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ। जितनी भी कॉन्टिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब्स होती है, इनके साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाओगे, फोर्थ फॉर्म लगाओगे। फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म को आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। परफेक्ट जो टेंस है, जितने भी परफेक्ट वाले हैं ना, इनके साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाओगे, थर्ड फॉर्म। मतलब हैज हैव के साथ, हैड के साथ, विल हैव के साथ, और इनके साथ हैज हैव बीन के, जहां जहां बिन लगा हुआ आता है ना, जहां जहां बिन लगा हुआ आता है वहां पर हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाओ। समझ में आया। अब आप बोलोगे सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, फोर्थ सेकंड फॉर्म कहाँ गया। तो सेकंड फॉर्म डिड जब नहीं आता है, डिड पास्ट इंडेफिनिट में जब सिंपल सेंटेंस होता है तब वहां पर हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते। जब वाक्य नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है तो वहां पर फिर डिड आ जाता है, तो फिर सेकंड फॉर्म नहीं आता। तो ये आपको ये पूरा का पूरा चार्ट अगर आपको याद हो जाता है तो आपके टेंसेस पता है यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है साथियों, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। ये चार्ट आप चाहे तो लिख लीजिए, बना लीजिए, क्लास को पॉज करके अच्छे से कलरफुल बनाइए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए ताकि दिक्कत ना आए। अब वापस आ जाते हैं, ये हमने टेंसेस पढ़े, अब हम यहां से टेंसेस शुरू करते हैं। चलिए टाइम एंड टेंस मैंने आपको बता दिया। टेंस क्या बताता है, तो मैं फिर से रिवाइज करवाता हूं। टेंस क्या बताता है, टाइम बताता है, और एक क्या बताता है, स्टेट बताता है। यानी एक बताता है समय और एक बताता है आपकी अवस्था, है ना। समय 3 प्रकार का होता है और अवस्थाएं 4 प्रकार की होती है। अगर मैं आपको शॉर्टकट में समझाऊं तो यहां देखिए, ये समय है, ये समय है, और ये सारी क्या है, अवस्थाएं हैं किसी क्रिया के होने की। आगे बढ़ जाते हैं। आप इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें पीपीटी के हिसाब से, नोट्स के हिसाब से, तो टेंसेस क्रिया के विभिन्न रूपों पर आधारित एक रचना है जो यह बतलाता है कि काम या दशा स्टेट किस समय हो रहा है। मतलब वही बताता है कि कोई क्रिया कब हो रही है। एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करिए। देखिए, सीता इज रीडिंग अ नॉवेल, सीता किताब पढ़ रही है, तो वो अभी किताब पढ़ रही है, ये बता रहा है, ये टेंस है। आई वेंट होम, मैं घर गया, तो मैं घर गया, अभी नहीं जा रहा हूं, ये पास्ट हो गया, तो घर गया। राम विल गो इंदौर, राम कल इंदौर जाएगा, राम विल गो टू इंदौर टुमारो, तो ये क्या बता रहा है, ये फ्यूचर की घटना बता रहा है। तो कोई भी वाक्य जब बोलते हैं ना, उसमें टाइम मेंशन होता है। किसी भी वाक्य में अगर टाइम मेंशन है तो वो टेंस है, इस बात को आप समझ लीजिए। तो टेंस कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे। तो टाइम के आधार पर, किसके आधार पर, टाइम के आधार पर टेंस के 3 भेद होते हैं। टाइम के आधार पर टेंस को 3 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है 3 भागों में। देखो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जो वर्तमान की बातें बताएं। जो भी कोई क्रिया है, कोई बात वर्तमान में होती, प्रेजेंट में होती है। मैं खाना खाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं नहाता हूं, मैं नाचता हूं, तो ये प्रेजेंट होता है। पास्ट की घटना है, जो हो चुका है या जस्ट हुआ है, लेकिन वो पास्ट हो गया, उसका प्रेजेंट से लेना नहीं है, तो वो पास्ट टेंस होता है। एंड फ्यूचर, जो आने वाली घटनाएं होंगी, आप कुछ ना कुछ बनोगे, अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तो आप अच्छे अधिकारी बन जाओगे, अच्छे बढ़िया से नौकरी मिलेगी, पैसा आएगा, कार खरीदोगे। तो जो भी आपके सपनों में जो होता है वो सब फ्यूचर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम आज जो है, आज की क्लास में हम सबसे पहला टेंस पढ़ रहे हैं, वो है प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट किया तो प्रेजेंट के चारों पार्ट पहले पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है और प्रेजेंट सिंपल भी कहा जाता है, दोनों नाम से जाना जाता है, कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों नाम होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग ऑफ क्या है, तो आपको चार्ट को याद करना है कि सर डू डज है। तो बेसिक बातें मैं आपको समझा देता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। चलिए चलिए यहां पर हम अलग से इसको पढ़ते हैं। देखो, हमने पहला टेंस लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना, इसको प्रेजेंट सिंपल भी कहा जाता है। तो हमें सबसे पहली बात क्या याद होनी चाहिए, इसकी सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो 2 हेल्पिंग वर्ब है, एक तो है डू, एक है डज। अब हमें यह भी याद होना चाहिए कि डू कहां लगाते हैं, डज कहां लगाते हैं। तो डू का इस्तेमाल किया जाता है प्लूरल हेल्पिंग, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जैसे कि आपका आई हो गया, तो आई के साथ डू लगाना, आई, वी, दे और यू। डज का इस्तेमाल करना है ही, शी, इट या नेम के साथ। इस तरीके से आपको याद रखना है। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था।
सब्जेक्ट्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर मतलब जिसका एक नंबर हो। जब हमने नाउन पढ़ा था तब आपको सारी बातें बताई गई है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो आप जाकर आराम से देखिए, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट ग्रामर का, और आपके मास्टर ऐप पर भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो दो प्रकार के सब्जेक्ट्स होते हैं। अब जब भी देखो इसमें जो है, जब भी हम, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या बताता है, ये क्या बताता है, तो ये चार घटनाओं को बताता है। एक तो अभी वर्तमान में कोई क्रिया घटती है, इंफॉर्मेशन देता है, फैक्ट बताता है, हैबिट्स को बताता है, तीन चार प्रकार के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका इस्तेमाल बाद में देखेंगे, पहले हम कॉमन चीजें समझ लेते हैं। पहले जो इसकी कॉमन है वो समझते हैं, फिर इसकी कंडीशन समझेंगे। हर टेंस को दो तरीके से समझेंगे। पहला तरीका यह कि उसका बेसिक ज्ञान क्या है। भाई जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट बताएगा तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, तो एक तो उसकी हेल्पिंग ऑफ याद होनी चाहिए। अब दूसरी मेन बात, जब इसका सिंपल वाक्य हम बनाते हैं तो आपको सब्जेक्ट आगे रखना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और फिर आपको यहां पर लगा देना है ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस जैसे क्या होता है, जैसे आपको ध्यान रखना है, मैंने कहा कोई भी जानकारी, और ये क्या काम करता है, तो इसका काम क्या होता है, ये एक प्रकार की इंफॉर्मेशन देता है वर्तमान की। क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है। ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है प्रेजेंट की। इसकी मेन पहचान यही है। ऐसा कोई सा भी सेंटेंस जो आपको इंफॉर्मेशन दे, जैसे मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो ये एक इंफॉर्मेशन हो गई। विराट क्रिकेट खेलता है, ये एक इंफॉर्मेशन हो गई। समझ में आया? तो नॉर्मली बेस्ट, बाकी तो क्या है, लोगों ने बहुत सारे नियम बना दिए फालतू में आपको याद करने के लिए, कि अगर कोई वाक्य फैक्ट बता रहा हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कोई रूटीन बता रहा हो, हैबिट बता रहा हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अरे सीधा बोल दो कि कोई भी वाक्य जो वर्तमान में जानकारी दे, मैं खाना खाता हूं, एक जानकारी है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एक इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता हमें। हमें फर्क पड़ता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा है। तो एग्जाम में देखिए, आपको ध्यान रखना है कि जब सिंपल वाक्य बनाएंगे तब आपको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना, यही तो बात ध्यान रखनी है। ये डू डज ना अभी रखे रखो इसको अपने पास। जब वाक्य नेगेटिव बनेगा या इंटेरोगेटिव बनेगा तब हमें इसको इंट्रोड्यूस करवाना है। तो देखिए, जैसे एक वाक्य आता है कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। लेकिन इसमें एक और नियम है कि जब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर होगा ना, उस सिचुएशन में आपको वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना है। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, तो इसके साथ एस या ईएस लगा देना है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। एग्जाम्पल देखिए, सब्जेक्ट सिंगुलर क्या होता है, ये वाले सब्जेक्ट, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स। जैसे मैंने कहा कि वह स्कूल जाता है, तो यहां पर ही गो टू स्कूल नहीं होगा। अब यहां पर क्या गलती हुई है, तो यहां पर ये जो गो है ना, इसके साथ ईएस लगाना पड़ेगा, ही गोज टू स्कूल। तो पहला रूल तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको वर्ब के साथ एस या ईएस लगानी है। अब हमें लगाना क्या है, एस या ईएस। तो नियम खड़ा होता है कि एस कहां लगाएं, ईएस कहां लगाएं। तो इसका भी मैं आपको नियम यहां पर लिखवा देता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। देखो, ऐसी वर्ब्स जिनके लास्ट में ये लेटर्स आते हैं, जो मैं लिखवा रहा हूं, ये लेटर्स आते हैं, उनके साथ क्या लगाना है, उनके साथ ईएस लगाना है। क्या लगाना है? ईएस लगाना है। कौन कौन से लेटर्स आते हैं? जैसे अगर किसी वर्ब के लास्ट में ओ आ रहा है, एक्स आ रहा है, सी एच आ रहा है, एस आ रहा है, जेड आ रहा है, या एस एच आ रहा है, ये अगर लेटर्स आ जाते हैं तो आपको उनके साथ ईएस ही लगाना है। क्या लगाना है? ईएस। जैसे यहां पर गो आया, तो एक वर्ब यहां पर देखिए, गो आया, तो गो के लास्ट में ओ आया ना, भाई गो लिखोगे तो गो के लास्ट में ओ आया तो ये ईएस लगेगा, गोज हो जाएगा। जैसे एक वर्ब आया कैच, तो कैच के लास्ट में क्या आया, सीएच आया ना, तो यहां पर ईएस लग जाएगा, तो कैचेस हो जाएगा। जैसे वॉश आया, तो वॉश के लास्ट में क्या आया, एसएच, तो इसके लास्ट में ईएस हो जाएगा। तो ऐसी वर्ब्स, वैसे ये टॉपिक में पूरा डिटेल में नाउन के साथ समझा चुका हूं। जब मैंने आपको नाउन एंड नंबर्स पढ़ाए थे तो वहां पर मैंने डिटेल में पढ़ाया था। इसलिए मैं सबको बोलता हूं कि क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करो, पूरी अटेंड करो, क्योंकि हम सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर पढ़ना आसान नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी दबा के, और कुछ भी छोड़ नहीं सकते हो।
तो ये लेटर्स आप याद कर लो, O X C H S Z S H, ठीक है। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको ईयर, बाकी सबके साथ आप एस लगा दो, बाकी सबके साथ, इनको छोड़ के कोई सी भी वर्ब आ जाए, पर लगाना कहाँ है, एस या ईएस, याद कर लो, जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन अगर आपको मैं करने को दूं, यहां पर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैंने कहा कि वी डैश, एक सेकेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वी, मैं कहा था, क्या बात कर रहा था, हाँ, कि कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वी हम मास स्टडी से इंग्लिश सीखते हैं, वी इंग्लिश फ्रॉम मास स्टडी, फ्रॉम मास स्टडी, ये सिंपल क्वेश्चन आया और आपको यहां पर वर्ब के 4 फॉर्म दे दिए, एक होता है लर्न, है ना, एक होता है लर्नड, ये सेकेंड फॉर्म लर्नड होता है, एंटी लग जाएगा, और थर्ड फॉर्म होता है लर्न्स, और डी फॉर्म होता है लर्निंग। ये 4 फॉर्म आपके सामने लिख दिए हैं वर्ब के। अब मुझे आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा आंसर आएगा। तो आपको जब भी देखना हो तो आपको क्या याद करना पड़ेगा कि यार हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है। अब हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल वाला वाक्य है। तो इसमें ये देखो कि भाई पहली बात तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म तो आ नहीं सकता है। अब या तो लर्न्स आ सकता है या फिर लर्न आ सकता है। अब ये देखो कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो लर्न आएगा, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आएगा, लर्न्स आएगा। तो सब्जेक्ट तो प्लूरल है क्योंकि वी बहुवचन है, तो यहां पर आ जाएगा आपका लर्न। तो राइट आंसर क्या होगा, लर्न होगा। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। रानी रानी क्रिकेट खेलती है। यहां पर आपके सामने ऑप्शन नंबर ए रहा प्लेइंग, ऑप्शन बी प्लेज, ऑप्शन सी प्ले, और ऑप्शन डी प्लेड। ये 4 ऑप्शंस आपके पास है। अब आप बताइए कि किस तरीके से जो है आप इनके आंसर्स लिखेंगे, बताइए। बताइए, हाउ विल यू राइट आंसर्स, हाउ विल यू राइट ऑल आंसर्स। बताओ बताओ बताओ। तो आप पहले देखेंगे कि सर टेंस कौन सा है, तो प्रेजेंट टेंस है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो 2 ही ऐसे टेंस होते हैं जहां हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती डूडस, और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती डूडस। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल है, सिंपल में अब ये देखो कि भाई हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो ये तो फोर्थ फॉर्म है, ये भी नहीं आ सकता क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस में आता है। ये प्लेड थर्ड फॉर्म में, ये परफेक्ट में आता है। अब इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, प्लेज या प्ले में से। अब सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, रानी एक ही लड़की है, तो फिर एस या यस लगेगा तो प्लेज वाला आंसर आ जाएगा। तो यहां पर आप राइट आंसर क्या लिखेंगे, आप राइट आंसर लिखेंगे प्लेज। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लग रहा हो, सिंपल लग रहा हो, तो आप घर बैठे हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो ये ग्रामर कोर्स है, लेकिन अगर आपको अंग्रेजी बोलना सीखना हो तो रोज शाम को मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती है। आप मास स्टडी ऐप पर बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए, और कॉल करके आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐप जरूर डाउनलोड करें, हमारा मास स्टडी ऐप, उसमें बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपके लिए रखा है, आप उसको यूज कर सकते हैं। चलिए, तो ये इस तरीके से आपका सिंपल का क्वेश्चन आएगा। अभी कहानी बहुत बाकी है, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं।
तो वापस आ जाते हैं यहां पर। तो ये बेसिक चीजें थी जो हमने समझी। अब बात आती है डूडस का इस्तेमाल करना। जब वाक्य नेगेटिव होता है ना, तभी हम डूडस का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं, तो और पिक्चर हमारी क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये डूडल्स जो हेल्पिंग वर्ब है ना, जब आप वाक्य नेगेटिव बनाएंगे, व्हेन यू मेक नेगेटिव सेंटेंस, तब आपको जो है डूडल्स की जरूरत पड़ेगी। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, कुछ बातें ध्यान रखनी है स्ट्रक्चर के माध्यम से। डूडल्स प्लस नॉट, नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव बनाएंगे फिर एस या ईएस का काम खत्म हो जाएगा क्योंकि डूडल्स आ जाएंगे। उसी प्रकार अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना। जैसे क्वेश्चन में आपको देता हूं, जैसे शी डज नॉट लाइक मी, वह मुझे पसंद नहीं करती है। तो हमें कुछ बातें क्या ध्यान रखनी है एग्जाम के दृष्टिकोण से, कि एक तो शी के साथ डज आता है, और डज कब आता है, जब वाक्य नेगेटिव होता है, और डू डज लगा दिया तो यहां पर एस या एस नहीं आता है। ठीक है, उसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, डू नॉट को डोंट कर दिया। ठीक है, तो आई डोंट नो, तो आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है। तो इस तरीके से आपको ये बेसिक बातें ध्यान रखनी है। अब सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, तो चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले हम ब्लैंक वाली प्रैक्टिस करते हैं, ब्लैंक वाली। एक तो वी डॉट नॉट स्टडी वेल, हम ठीक से पढ़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शंस आर लाइक दिस, आप आंसर्स देंगे मुझे कि यहां पर डज आएगा, डज नॉट आएगा, कि डू नॉट आएगा, कि इज नॉट आएगा, कि आर नॉट आएगा, है ना। ये इज लिखा हुआ है और ये वाला आर लिखा हुआ है। बताइए बताइए, व्हाट विल कम इन द आंसर, व्हाट विल कम इन द आंसर, आंसर लगाइए। तो पहले आप क्या करेंगे, टेंस को देखेंगे। भाई हेल्पिंग वर्ब तो दी हुई है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ही उसने पूछ ली है, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब। तो हमें यह देखना है कि भाई वर्ब का फॉर्म कौन सा है। मैंने आपको बताया था ना कि हेल्पिंग वर्ब पूछे तो मेन वर्ब को देखो कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, और मेन वर्ब पूछे तो हेल्पिंग वर्ब देखो। तो हेल्पिंग वर्ब पूछिए ना यहाँ पे, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब फर्स्ट फॉर्म वर्ब का, क्योंकि स्टडी फर्स्ट फॉर्म है, स्टडी का सेकंड फॉर्म क्या होता है, स्टडीड, स्टडीड, स्टडिंग। तो फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म तो इंडेफिनेट में ही लगता है। तो ये तो हेल्पिंग वर्ब कॉन्टिन्यूअस की है। अरे भाई ये जो इजेमार है ना, ये तो कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, तो ये तो आ ही नहीं सकती है ना, क्योंकि ये आएगी तो वर्ब का एनजी फॉर्म होना। अब लगेगा डू डस, तो वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए डू लग जाएगा, क्योंकि डू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ ही आता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ही डज नॉट, he does not he does not, वह पत्र नहीं लिखता है। ऑप्शन इस प्रकार है। अब आपको मेन वर्ब बतानी है, राइट लेटर, राइट्स लेटर, और राइटिंग लेटर। बताइए विच इज द राइट आंसर, कौन सा आंसर सही है। आई हैव गिवन यू ओनली 3 ऑप्शंस। बताओ बताओ भाई, कौन सा आंसर सही है। तो देखिए कौन सा आंसर सही है, मैं आपको बताता हूं, दिमाग लगाना पड़ेगा। पहली बात तो डज नॉट है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब, अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट के तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो राइटिंग तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, कॉन्टिन्यूअस का फॉर्म है, हटा दो। अब यहां पर देखिए कि राइट आएगा कि राइट्स आएगा। आप कुछ लोग ही को देख के राइट्स लगा देंगे, लेकिन भाई डूडस आया हुआ है, ये डज आ जाए तो फिर ऐसे यस नहीं लगाते, नियम ये बोलता है। तो आंसर क्या आएगा, राइट आएगा। अगर डू डस नहीं आता, यहां डज नहीं लगता, अगर सिंपल सेंटेंस होता तो राइट्स होता, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहां पर राइट आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ में आया कि नहीं आया। अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो मैंने आपको समझा दिए हैं। अब हम इसके जो सामान्यतः नियम, जो बुकिश लैंग्वेज है,
बुकिश लैंग्वेज में चलते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूजेस कहां कहां इस्तेमाल होते हैं। पहली बात, पहला इस्तेमाल क्या है, वर्तमान की आदत, मतलब अगर आपको हैबिट बतानी हो तब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। मीन्स व्हेन यू टॉक अबाउट हैबिट ऑफ प्रेजेंट, जो भी काम आप करते हैं वो हमेशा वर्तमान में ही होता है। जैसे ही टेक्स टी एवरी मॉर्निंग, वह हमेशा क्या करता है, वह हमेशा क्या करता है, वह मॉर्निंग में चाय पीता है। आप लोग भी चाय पीते हैं, कुछ लोग दोपहर में भी पीते हैं, कुछ लोग मॉर्निंग में भी पीते हैं, कुछ लोग सोते समय भी पीते हैं। तो ही टेक्स एवरी मॉर्निंग टी, तो वो क्या लेता है, चाय लेता है, ये एक हैबिट है। ही गेट्स अप बिफोर सनराइज, वो रोज सुबह सनराइज से पहले उठता है। देखो इसने यहाँ पे गेट्स अप लगाया, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लगा दिया, गेट्स अप। तो ये एक हैबिट हो गई कि भाई जैसे मैं जो है ना, मैं सुबह रोज वॉक पे जाता हूं, तो आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। कभी कभी नहीं जाता हूं, आलसी आ जाती है, बाकी मैक्सिमम टाइम घूम आते, फ्रेश मिल जाती है ऑक्सीजन। तो आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। तो ऐसे सेंटेंसेस जो हमारी आदत को बताते हैं। और कौन कौन सेंटेंस हो सकते हैं, कोई लोग जो है मतलब रोज जो है खाने के साथ अचार खाते हैं, ये भी एक आदत है। खाते समय पानी पीते हैं, ये भी एक आदत है। तो ये सब आते हैं। तो ऐसी हैबिट, कौन सी हैबिट, वर्तमान की हैबिट जो बताए वो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। जो बात हमेशा के लिए सत्य है, ऐसे सेंटेंसेस जो सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ बताने के लिए, यूनिवर्सल ट्रुथ बताने के लिए हम हमेशा क्या लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो ये है ट्रुथ है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब सन जो होता है वो हमेशा कहां उगता है, वो हमेशा ईस्ट में ही उगेगा। अरे भाई अगर यहां पर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है। आपको दिखने में सही लग रहा होगा कि द सन इज राइजिंग इन, सर इज मार लगाया, वर्ब की फोर्स बन रहा है कि सूर्य पूर्व में उंग रहा है। अरे वो उंग नहीं रहा है, वो तो उंगता ही है ना। तो एग्जाम में ऐसी गलती कर देते हैं, एग्जाम में एरर आता है कि भाई यहां पर एरर है। क्यों एरर है, क्योंकि गलत वाक्य लिखा है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनका कोई फोर्थ फॉर्म नहीं होता है, फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल होती है। इस तरीके से फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, ये भी जैसे कहावत है ना, कि फॉर्चून यानी भाग्य उनका साथ देता है, भाग्य केवल बहादुरों का साथ देता है। फॉर्चून फेवर्स ब्रेव, भाग्य किनका साथ देता है, भाग्य किनका साथ देता है, बहादुरों का। तो फॉर्चून फेवर्स ब्रेव, ध्यान रखना इस बात का। आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखिए, अगला देखिए, अगला सेंटेंस क्या है, अगर किसी वाक्य में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप ध्यान दो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर किसी वाक्य में ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, जनरली, डेली, एवरीडे इत्यादि शब्दों का प्रयोग हो, प्रयोग समय का बोध कराने के लिए हो, तो उस वाक्य का हमेशा प्रेजेंट सिंपल होता है। ध्यान रखना, ये जो वाक्य होते हैं ना दोस्तों, ये जो सेंटेंसेस होते हैं मित्रों, ये वाले जिनमें ये वाले वर्ड आ रहे हैं, ये हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। इनका कॉन्टिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखो एग्जांपल, ही इज ऑलवेज कमिंग लेट, वह रोज लेट आ रहा है। तो ये गलत सेंटेंस है साथियों। क्यों गलत है, ही इज ऑलवेज कमिंग लेट, क्योंकि ऑलवेज शब्द का इस्तेमाल आप कॉन्टिन्यूअस में नहीं कर सकते हो। इसका सही सेंटेंस क्या होगा, ये वाला होगा कि ही ऑलवेज कम्स लेट। यहां पर ये सही सेंटेंस होगा, ध्यान रखना, ही ऑलवेज कम्स लेट। उसी प्रकार ही इज गोइंग टू स्कूल एवरी डे, तो यहां पर वह रोज स्कूल जा रहा है, ये गलत है। सही आंसर क्या होगा, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, वह रोज स्कूल जाता है, वह क्या करता है, रोज स्कूल जाता है। उसी प्रकार अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे यहां पर हम इसका लेते हैं ऑफन वाला, तो शी ऑफन कम्स हियर, वह अधिकतर यहां पर आती है। सही है। अगर गलत लिखूंगा तो एक गलत ऑप्शन ये होता है, जैसे अगर मैं ऐसा लिख दूं कि शी इज ऑफन कमिंग हियर, तो ये गलत हो गया, तो ग्रामेटिकली एरर है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऐसे देखो, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि भाई फाइंड द एरर, क्या बोलेगा, फाइंड द एरर, कौन से पार्ट में एरर है आप ये बताइए।
तो जैसे क्वेश्चन आया कि ही इज कमिंग लेट एवरी डे फॉर वर्क, तो कौन से पार्ट में एरर है? तो पूरा सेंटेंस ही गलत है, कोई पार्ट देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं क्या पार्ट दूंगा, यहां ये दिया है तो इस पार्ट में एरर दिखा दो कि एवरी डे वाला पोर्शन नहीं आएगा, बाकी तो सही है, ही इज कमिंग लेट फॉर वर्क, ये सही सेंटेंस है। लेकिन एवरी डे का इस्तेमाल उसने जो किया ना, ये वाले पार्ट में एरर है। अगर इसको ऐसा बनाए ना तो ये ऐसा बनागा, ऐसा, तो ये ए पार्ट हो जाएगा, ये बी पार्ट, ये सी पार्ट, ये डी पार्ट बेटा, तो ये वाले पार्ट में क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। तो कभी कभी देखो एग्जाम में ना क्वेश्चंस दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल क्वेश्चंस, एक होते हैं एरर वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी हमने आज जो है हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझा। किसको समझा बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने अच्छे से पढ़ा। आई होप कि आपको जरूर समझ में आया होगा, है ना। ये हमारे कोर्सेज हैं, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो ये कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बेस्ट स्पोकन है, ये सारे कोर्सेज एक्सपर्ट बैच है। आप इंग्लिश जरूर सीखें, पर्सनल क्लास है। अकेले पढ़ना चाहते हो तो आप जरूर अकेले पढ़ें। आपको लग रहा है कि मुझे बैच में नहीं पढ़ना है तो यू कैन लर्न अलोन, आप अकेले सीख भी सकते हैं। हम आपको ट्रेनर प्रोवाइड करेंगे, अकेला टीचर आपको पढ़ाएगा फेस टू फेस। जो पूरा फोकस हम 40 बच्चों पर देते हैं वो आप पे अकेले पे देंगे। मेरी बुक है, इस बुक में सारे जो चार्ट्स वार्ट्स मैं इस्तेमाल करता हूं, ये जो मेरी बुक है स्पोकन इंग्लिश की पीडीएफ बुक है, बेसिक टू एडवांस इंग्लिश में सिखाई जाती है। 5000 से ज्यादा वोकैबुलरीज है, प्रैक्टिस सेंटेंसेस 5000 से ज्यादा दिए हुए हैं, और ये गैलरी में डाउनलोड हो जाएगी, मतलब ये आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके लाइफ टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये सारी बातें थी। ये छोटे बच्चों की बैच, वोकैबुलरी की बैच आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम में अनसीन पैसेज सॉल्व करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं आपको आगे जाके अनसीन पैसेज सॉल्व करना सिखाऊंगा, लेकिन वहां पर एक ही कमी होगी कि वोकैबुलरी आपको आनी चाहिए। वरना मैं सेंटेंस को मैं समझा रहा हूं, पैराग्राफ को, और आप बोलोगे सर ये वर्ड का मतलब तो पता ही नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ध्यान रखना है कि आपको वोकैबुलरी ज्यादा से ज्यादा आपको लर्न करनी है विशेष रूप से। ठीक है, तो अभी जो है हमने समझा, क्या समझा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने आज एक ही टेंस लिया, मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे आपको इसको डिटेल में समझाना था। आपको अल्टीमेटली जो फोकस रखना है बेटा वो टेंस पर रखना है। अगर आपका फोकस टेंस पर अच्छे से है तो समझो काम हो गया, है ना। टेंस पर फोकस आपको रखना है। ये चार्ट को अच्छे से याद करना है। चार्ट को याद करने का तरीका पता है क्या है? मैंने कैसे लर्न किया, बिकॉज आई हैव गोन थ्रू द सेम। मैंने बैंकिंग की प्रेपरेशन की थी, मैंने बैंकिंग में कुछ एग्जाम्स में सिलेक्शंस भी लिया है, उसके अलावा रिटर्न एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, फाइनल सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत एग्जाम्स दी, बैंकिंग की तो कोई एग्जाम छोड़ी नहीं मैंने। तो मैंने भी इंग्लिश पढ़ी, मेरी बहुत वीक हुआ करती थी, लेकिन आई हैव ओवरकम ऑफ इट। तो इसको पहले आपने एक बार अच्छे से लर्न कर लेना। तो इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू डज, पास्ट इंडेफिनिट, डेट, पर इसको ऐसे लर्न करने के बजाय ऐसे लर्न करो। प्रेजेंट की 4 हेल्पिंग वर्ब कौन सी है ना। आपको पूछा जाए कि प्रेजेंट की 4 हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, तो क्या बोलोगे? तो आप बोल दोगे कि सर प्रेजेंट की 4 हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, तो ये डू डज, इज एम आर, हैज हैव, हैज। अब ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब है ना, बस इसको याद कर लो तो नीचे वाली ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, क्योंकि नीचे वाली में सिर्फ आपको बिन लगाना है। मतलब परफेक्ट में हैज हैव तो नीचे बिन लगा दो तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगी। पास्ट में हैड तो हैड को याद कर लो, नीचे क्या लगा दो? बिन लगा दो, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगी। और फ्यूचर में विल हैव तो नीचे बिन लगा दो तो क्या बन जाएगी? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की विल हैव बीन बन जाएगी। अब आगे देखिए, यहां पर आपको यह याद करना है कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा। तो देखिए मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, तो ये इंडेफिनेट का नंबर क्या है? इंडेफिनेट का नंबर है नंबर 1। क्या है? नंबर 1। तो भाई इंडेफिनेट का नंबर 1 है तो इसमें इंडेफिनेट के सारे हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। कॉन्टिन्यूअस का नंबर क्या है? कॉन्टिन्यूअस का नंबर क्या है? नंबर 4। तो आपको, सॉरी, कॉन्टिन्यूअस नंबर 2 है ना, लेकिन इसमें 4 लगता है। मतलब जहां भी कॉन्टिन्यूअस आएगा, यहां भी कॉन्टिन्यूअस, यहां भी, तो दूसरे और चौथे में हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। ऐसे दिमाग पे याद कर लो। अब आता है आपका परफेक्ट। परफेक्ट यानी वर्ब का थर्ड। देखो परफेक्ट का नंबर क्या है? नंबर 1 नंबर 2 नंबर, परफेक्ट आता है तीसरे नंबर पर। तो परफेक्ट अगर तीसरे नंबर पर आ रहा है तो फिर आपका समझो कि यहां पर थर्ड फॉर्म लगेगी इनके साथ। हैज हैव, हैड, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। एक बार आपको ये चार्ट याद हुआ तो एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी।
आई गारंटी। तो आज हमने जो पढ़ा दोस्तों, वो पढ़ा हमने प्रेजेंट का इंडेफिनिट। हमने पहले उसके बेसिक कंसेप्ट्स को समझे, उसके बाद हमने समझा कि उसके कौन कौन सी कंडीशंस है जहां पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस पूछा जा सकता है। मेन मेन चीजें हमने पढ़ ली है। इसके अलावा आपको वर्ब्स के फॉर्म्स याद होने चाहिए। आपको जितने वर्ब्स के फॉर्म्स याद होंगे, तो वर्ब के फॉर्म्स कितने होते हैं नॉर्मली? वर्ब्स के फॉर्म्स वैसे 3 ही होते हैं। जैसे एक होता है आपका गो, दूसरा होता है आपका वेंट, तीसरा होता है आपका गोन, और चौथा होता है आपका गोइंग। लेकिन पांचवा जो फॉर्म होता है ना दोस्तों, वो बनाया जाता है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो पांचवा फॉर्म जैसे गो है ना, तो जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो हम ई एस या ई एस लगा के बनाते हैं। तो ये पांचवा फॉर्म और चौथा फॉर्म, ये दो फॉर्म जो है ना वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बनाते हैं। समझ में आए? मेन फॉर्म तो 3 ही होता है। इसको V1 कहेंगे, इसको V2 कहेंगे, और इसको V3। इनको पार्टिसिपल्स ही बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ग्रामर को ना उलझा दिया है बहुत ज्यादा नाम दे दे के, इसलिए डोंट नीड टू बी कंफ्यूज्ड। आप सीधा याद रखेंगे मेन वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, सिट, सेट, सेट, जो भी होता है ना, व्हाटएवर। और उसके बाद जो चौथा और पांचवा फॉर्म होता है उसे बनाया जाता है। कुछ लोग इसे एनजी फॉर्म भी बोलते हैं और कुछ लोग इसे वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। और ये पांचवा फॉर्म ना सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही इस्तेमाल होता है। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हैं, हमने पढ़ा था ना, शी गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास जरूर अच्छी लगी होगी। कल हम थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, मतलब उसमें अगली क्लास में हम कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सभी को कवर कर लेंगे। क्योंकि आज टेंस की पहली क्लास थी तो मुझे आपको टेंस के चार्ट को भी समझाना था, इसलिए मैंने जो है थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया एक ही टेंस को समझाने में। बाकी समझ में अच्छे से आया होगा, इसको रिवाइज कर लीजिए। इसका टेस्ट जो है अवेलेबल है मास्टरडी ऐप पर। ऐप पर जाओ, इसका टेस्ट दो 50 नंबर का। तो 50 नंबर का जो टेस्ट आप दोगे ना, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि बार बार एक ही प्रकार के क्वेश्चंस कर करके आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ गड़बड़ हो रही है और एग्जाम में हमें किन बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा नोट्स पढ़िए। आप चाहो तो अपनी कॉपी में खुद के नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि खुद के नोट्स ना हमें जल्दी समझ में आते हैं। और खुद के नोट्स नहीं बना सकते हो तो हमने बच्चों के दृष्टिकोण से नोट्स बना दिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है टाइम नहीं रहता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है, और टाइम नहीं है तो फिर हमने नोट्स बनाने का सोचा। तो वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नोट्स, प्रिंटेड अपने सॉफ्ट नोट्स हैं, आपके मोबाइल में वो डाउनलोड भी हो जाएंगे। इसके अलावा पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई में कमी मत करिए, लगातार कॉन्टिन्यूअसली पढ़ना है, गैप नहीं मारना है। आप रेगुलरली पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो रेगुलरली आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है, डरना नहीं है। और इंग्लिश एक हवा है, अगर आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, प्रॉपरली पढ़ेंगे, अगर अच्छा टीचर आपको पढ़ाने वाला मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आती। जो मैंने झेला वो आपको नहीं झेलना पड़ेगा। उस समय मुझे तो बड़ा बोर लगता था, खतरनाक लगती थी इंग्लिश। पता है क्यों? क्योंकि कभी उसको ठीक से पढ़ा नहीं। अगर ठीक से पढ़ लेता तो हो जाता। तो दिक्कत कहाँ है? पढ़ने में। अगर सिस्टमैटिक अगर आप पढ़ेंगे बेटा, व्यवस्थित आप पढ़ेंगे हर एक, जैसे मैंने स्टार्ट किया पार्ट्स ऑफ स्पीच से, फिर मैंने पार्ट स्पीच आपको पढ़ाया, बीच बीच में नए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ाया, फिर अभी मैंने टेंस मॉडल्स पढ़ाया, फिर टेंसेस चालू कर दिए। सिस्टमैटिक पढ़ोगे तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम्स, बहुत अच्छे से आपकी ग्रामर कवर अप हो जाएगी। और ये ऐसा कोर्स है जो किसी भी एग्जाम में, कोई सी भी एग्जाम हो, वहां पर आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। तो कंडीशन ये है कि पढ़ने का मन होना चाहिए। अगर हमारे पढ़ने की इच्छा है और हम स्टडी का प्रॉपर प्लान करते हैं, एक टाइम टेबल बना के लिख के पढ़ते हैं, तो सक्सेस विल बी योर्स। तो अंग्रेजी आपकी सफलता में बाधा न आए, यही मेरा प्रयास है, यही मेरी एफर्ट्स है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टाइम टू टाइम पढ़िए और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।